अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी। जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आप बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आज आपको मैं पोर्टफोलियो समझाऊंगा कैसे बिल्ड करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मनी फ्लो कैसे होता है, अपने पैसे को कैसे हेल्दीली मैनेज कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट में रिस्क एपेटाइट कितनी होनी चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इस वीडियो के अंदर, जो कि मुझे सीखने में तकरीबन शायद 7 से 8 साल लग गए हैं। ठीक है, और अगर आप भी जो हैं आपने न्यूली जो है वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की है और आप चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद रिलैक्स हों, ठीक है, आपको घबराहट ना हो रही हो, आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आदमी हो, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए। अब इसके अंदर हम जो है वो 3 स्टेप्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनी फ़्लो कैसा होता है। ठीक है, कि पैसे की जो रवानी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, हेल्दी मनी फ़्लो क्या होता है, पैसे की मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। फिर हम जब वो समझ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो है वो चलेंगे कि रिस्क टू रिवार्ड इन्वेस्टमेंट्स पे किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ठीक है, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपके लिए बेहतर हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आपकी एज के लिहाज से या आपकी रिस्क एपेटाइट के लिहाज से ख़राब है। ठीक है, अब ये एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है ना, ठीक है, आप चाहे वॉचमैन हो या चाहे आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट हो, ठीक है, प्रिंसिपल्स सेम ही लगते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप ये दोनों चीज़ें समझ जाएंगे कि मनी फ़्लो, हेल्दी मनी मैनेजमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट कैसे करना होता है कि कितना रिस्क लेना है, ठीक है, फिर हम चलेंगे कि एक पोर्टफोलियो को आप बिल्ड कैसे करते हैं। ठीक है ना, कि हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, सही है, और मैं अपने उसके हिसाब से एग्जांपल दूंगा आपको कि कितना पैसा मैंने किस जगह पे किस लिहाज से रखा हुआ है। ठीक है, और उस पर मैं कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि आप महीने के एंड पे जो आपके पास सैलरी आ रही है, सही है, उसको आपने मैनेज कैसे करना है और उससे आपने ख़ुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना कैसे है। यानी आप फाइनेंशियली कम से कम एजुकेट ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना, एंड होपफुली अगर आप इस बात को फॉलो करते रहेंगे तो विद इन नेक्स्ट 5 to 10 years यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे। सो लेट्स गो टू वीडियो। ठीक है, एंड देखते हैं। तो भाई मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ उमैर। ठीक है, और मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि मैं बहुत एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, तो हमें बचपन में यही सिखाया जाता था कि आप एजुकेशन हासिल कर लें। अच्छी एजुकेशन जो होती है वो आपको फाइनेंशियल बहुत अच्छा कर देती है। बट जब आप द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री भी अचीव कर लेते हैं ना, तो फिर भी आप रियलाइज़ करते हैं कि वेयर इज़ द मनी दैट वाज प्रॉमिस्ड टू मी। ठीक है ना, इसी तरह जब मैं भी डॉक्टर बन गया, मैं देख रहा हूँ यार जिस तरीके से हमें एक पोर्ट्रे किया गया था, इतनी मेहनत करवाई गई थी, वो तो हमें मिल ही नहीं रहा। देन आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि एजुकेशन कैन मेक यू थिंक, ठीक है, बट वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज नहीं करती, उसके लिए आपको फाइनेंस सीखना ही पड़ता है। तो मैं एक अपनी जर्नी पे स्टार्ट शुरू हो गया, ठीक है, जिसमें मैं कहता हूँ मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी। अब वो सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। अब उसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, एवरी अदर थिंग जो कि मनी मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, उनको मैं सीख रहा हूँ। जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग भी जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी पर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो डू फॉलो मी। ठीक है, और एक मेरा छोटा सा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक है जहाँ पे मैं चीज़ें अमूमन शेयर कर रहा होता हूँ, तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं वीडियो की तरफ। मनी फ्लो मेरे ख्याल से कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर जितनी ज़्यादा मनी फ्लो को समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये एक इतनी छोटी सी और साधारण सी या सिंपल सी चीज़ लगती है कि इंसान को लगता है मुझे तो आता होगा, लेकिन इसी चीज़ में सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी फाइनेंशियल बुक उठा के देख लें, रिच डैड पुअर डैड, 4 आवर वर्क वीक, कोई भी बुक उठा के देख लें, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मनी फ्लो। हर किसी ने उसको डिफरेंट नाम से समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको जिस अंदाज में, जिस बातों में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो मेरे ख्याल से आपको किसी फाइनेंशियल बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद बैठे बैठे चीज़ें समझ जाएंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने की है ना, वो पूरे खुले दिमाग से सोचने की है। ठीक है, और वीडियो को तसल्ली से बैठ के देखिएगा, क्योंकि आपको चीज़ें समझने में ना बहुत शुरू में डिफ़िकल्ट लगेंगी, लेकिन जब अभी समझ गए ना तो फिर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो मनी फ्लो के अंदर अगर हम आते हैं कि जो पैसे का फ्लो है या जो पैसे का रोलिंग भी कहते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो किस तरीके से आइडियली तौर पे होनी चाहिए, होनी किस तरह चाहिए, वो इस तरीके से कि एक तो ये चीज़ है लिक्विडिटी पूल। ठीक है,
ये जो आप लिक्विडिटी पूल करेंगे, लिक्विडिटी पूल फाइनेंशियल टर्म है, इसको सिंपल जुबान में आपको समझाऊं कि जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट है जिससे आप ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस करते हैं वो है, ठीक है। यानी कि वो चीज़ आपके पैसा, आपके रोलिंग होकर पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे वो बैंक अकाउंट में आ रहा हो, कैश के फॉर्म में आ रहा हो, लिक्विडिटी पूल कहलाता है, जिससे आप फ़ौरन किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आपने मोबाइल जाके खरीदना है, आप डायरेक्ट जाके कैश दे दोगे, बैंक से ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। आपके स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो आपको स्टॉक्स को पहले बेचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बड़ी बेचनी पड़ेगी, फिर मामला होंगे ना। तो वो पैसा जो कैश जो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ जो इजीली अवेलेबल हो वो लिक्विडिटी पूल कहलाता है, ठीक है ना, और लिक्विड कैश कहलाता है, ठीक है। हमेशा हर इंसान के पास एक लिक्विडिटी पूल लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो लिक्विडिटी पूल है, सिंपल की बात, ये जो कोई पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास एक फाइनेंशियल स्ट्रीम है, ठीक है, और हो सकता है आपके पास 2-3 इनकम के जरिए आए हो, ठीक है, लेकिन आइडियली तौर पे होना क्या चाहिए, कम से कम 2 या 3 होने चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप मिसाल के तौर पे आपकी एक जॉब करते हैं, वहाँ से आपको एक सैलरी आती है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपये आ रही है, ठीक है। आपके पास कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उनका आपको समझेंगे एक डिविडेंड आता है, यानी कि जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है स्टॉक्स में, ठीक है। या मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं नेस्ले, स्लाइस ले लें, एंग्रो ले लें, या चलें सिंपल समझाने के लिए पीएसओ ले लेते हैं, ठीक है। पीएसओ यानी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जो पेट्रोल पंप्स हैं, आपके पास उनके स्टॉक्स पड़े हुए हैं और वो जो पैसे कमाते हैं तकरीबन हर महीने आपको 30,000 रुपये वहाँ से कमा के दे रहे हैं। आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी कुछ शॉप्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से आपको रेंट आता है, 1 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, 60,000 आपको मिसाल के तौर पर शॉप्स के आ रहा है, 30,000 रुपये आपके पास डिविडेंड की फॉर्म से आ रहा है, ठीक है, स्टॉक्स के फॉर्म में, आपके लिक्विडिटी पूल में गिर रहा है, ठीक है। यानी कि आपका इनफ्लो पर मंथ चल रहा है तकरीबन 190, सही है, 1,90,000 रुपया ईजिली, ठीक है, जो कि बड़ा डुएबल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई रॉकेट साइंस हो, सही है ना। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक इमरजेंसी फंड मौजूद है। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है कि जो ईजी टू एक्सेस होता है, फॉर एग्जांपल एक दूसरा सेकेंडरी बैंक अकाउंट जिसमें पैसे पड़े हुए हैं, सेविंग अकाउंट है, पड़े हुए, आपने उसको छेड़ना नहीं है, लेकिन वो आपकी नज़रों से भी ओझल है क्योंकि वो आपको रोज़ाना देख नहीं पा रहे। खुदा न खास्ता अगर आपको कोई मजबूरी आ जाती है, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, तो आप जैसे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ रहा है या कुछ मसले मसाइल हैं, तो आप फ़ौरन अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप इमरजेंसी फंड से खींच सकें, ठीक है। इसको मैं सिंपल यूँ समझाता हूँ कि आप सेविंग अकाउंट खुला के किसी दूसरे बैंक अकाउंट में उस ऐप को आप हाइड करते हैं, अनटिल एंडलेस ज़िंदगी में आपको कभी इमरजेंसी पड़े तब तक आपने उस पैसे को छेड़ना ही नहीं है, वो भूल जाना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में पहला स्टेप इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। अब ये सिर्फ आपको मैं आइडियल फ्लो समझा रहा हूँ ना, और आपके कुछ अखराजात हैं, फॉर एग्जांपल कुछ आपकी नीड्स हैं, कुछ आपकी नेसेसिटीज़ हैं, कुछ आप चाहते हैं, कुछ खरीदना, चीज़ें खरीदना। फॉर एग्जांपल आप 3 चीज़ें क्या, मिसाल के तौर पे आपने जिस जगह पे रहते हैं आपने वहाँ का किराया देना है, आपने महीने की ग्रोसरीज लानी है, ये भी नेसेसिटीज़ है ना, इसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। आपने ट्रैवल करना है, ठीक है, आपने जॉब पे जाना है, आपने महीने घर के बिल पे करने हैं, वो नीड्स हैं। बिल नहीं पे करेंगे तो बिजली चली जाएगी, ठीक है। इस तरह कुछ वांट्स हैं जी, आप नेटफ्लिक्स भी चलाना चाहते हैं, आपने आईफोन भी लेना चाहते हैं, ठीक है, आपने 1000 सब्सक्रिप्शंस लेनी है, शॉपिंग करना चाह रहे हैं, ये आपकी ख्वाहिशें हैं, वांट्स हैं, तो आपका आउटफ्लो भी है। यूँ समझेंगे आपका तकरीबन साल का मतलब महीने का 1 लाख रुपये खर्चा है, ठीक है, अराउंड 95,000 सिंपल करने के लिए, ठीक है। यानी कि 1,90,000 आपके हर महीने अकाउंट में गिर रहा है, ठीक है, 95 आपका आउटफ्लो है, यानी कि 95 के करीब आपके पास बच जाता है, ठीक है। तो ये जो 95,000 है ये आप री इन्वेस्ट कर देते हो स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, जो नेक्स्ट मंथ साइकिल आएगी उसमें ये 30,000 की जगह मजीद हो सकता है 31,000 आ जाए, यानी कि जो सरप्लस है वो आपकी कंपाउंडिंग की साइकिल घुमाने में हेल्प करता रहेगा। ये एक आइडियल फ्लो होता है, ठीक है। अब मनी फ्लो में बात की जाए, ठीक है ना, अब यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं जनरल वो आपको समझ में आ गई होंगी इसी सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब एक आम आदमी की बात की जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ एक जनरल डॉक्टर की मिसाल ले लेते हैं। डॉक्टर की भी सैलरी आजकल पाकिस्तान में 1 लाख नहीं स्टार्ट होती, जब बिल्कुल स्टार्ट होती है 70 के करीब स्टार्ट होती है, लेकिन हम एक आइडियल समझने के लिए 1 लाख रुपये रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके पास महीने का 1 लाख रुपये सैलरी के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब बिल्कुल फ्रेश और ज़ीरो तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि अब बिल्कुल जो बंदा पहली बार आया, ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख रुपये कमाया, उसकी लिक्विडिटी बैंक अकाउंट में आके 1 लाख गिरा, सही है। अब उसकी कुछ नीड्स हैं, कुछ वांट्स हैं, कुछ उसकी ख्वाहिशें हैं, कुछ उसकी ज़रूरियात हैं, और कुछ के बगैर तो वो ज़िंदा रह ही नहीं सकता ना। अब जैसे घर तो रहना है, ठीक है, आपने अभी नई ग्रेजुएशन की है, आपने कहीं पे जो है वो शादी की है, आपने रेंट भी देना है, 30,000 फॉर एग्जांपल आपका रेंट है, 20,000 की ग्रोसरीज आपका जो है वो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, महीने का खर्चा जो राशन पानी आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके वालिदैन बीमार हैं, आपने उनको कुछ मेडिकल की दवाइयाँ वगैरह लेके देनी है। दिस इज़ द बेसिक, बहुत आइडियलिस्टिक किस्म का नहीं, बहुत एक रियलिस्टिक किस्म की मैंने चीज़ समझाई कि आमतौर पे जो खर्चे हो रहे होते हैं, ठीक है।
इसी तरह फिर बिजली का बिल आ रहा है 15,000, आपने वो भी पे करना है। फॉर एग्जांपल आपने जॉब पे जाना है, आना जाना है, बाइक का 10-15,000 रुपये का वो खर्चा, ठीक है। फिर आप जो हैं वो अब इतना जब थक हार के आते हैं तो आपको नेटफ्लिक्स भी देखना है, आपने सीजन्स भी देखने हैं, ठीक है। आपने दोस्तों के साथ बाहर भी बैठना है, महीने का वो भी 4-5 हज़ार रुपये है। इंटरनेट का बिल भी आपने देना है, मोबाइल भी आप चलाएंगे उसके भी पैसे देने हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, तकरीबन ये समझें कि एक जनरल से तकरीबन हर बंदे का ही खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो 1 लाख रुपए कमाता है उसके ये खर्चा अखराज आते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर लोगों के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता, जो उनका बैंक अकाउंट है वही उनका इमरजेंसी फंड है, सब कुछ उनका वही है, कोई उनके पास अलग से बैकअप में बैकअप इमरजेंसी नहीं पड़ी होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 लाख रुपये आया था, खर्चे वगैरह निकाल के महीने का बच गया 3800 रुपया, ठीक है। अब ये उसके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, ये उसकी सेविंग है। अगले महीने फिर दोबारा अखराजात निकल जाएंगे, जो बचेंगे वो दोबारा क्या होगा, 3800 रुपये वहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर सेविंग अकाउंट है तो जी वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जी सेविंग अकाउंट के अंदर पड़े पड़े पैसा बढ़ता जा रहा है। ये आमतौर पे एक आम बंदे की सेविंग होती है कि जो सैलरी आई, खर्चे निकल गए, जो पैसे बच गए बैंक में पड़े हैं वो सेफ हो रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ये आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको जो एक मनी फ्लो दिखाया, आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए। नंबर्स चेंज हो सकते हैं, 95, 190 के अलावा वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़, जो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या 3-4 मनी स्ट्रीम्स हैं, 3-4 तरीक़ों से पैसा आपके पास आ रहा है और खुदा न खास्ता कोई एक चीज़ बैड हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मिसाल के तौर पे जी आपकी बॉस से अनबन हो गई और बॉस ने आपको निकाल दिया, ठीक है, आपकी सैलरी कर दी बंद। अब क्या हुआ कि जो आपका इनफ्लो है वो कितना हो गया, 90,000 हो गया, 1 लाख रुपये आपकी सैलरी कट गई, सही है। आपकी अखराजात 95,000 है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, आपको ना कुछ करें उसके बावजूद इतना अखराजात आपके जो हैं वो तकरीबन आपकी बाकी इनकम से पूरे हो जाएंगे, सही है, समझ जाने की जो चीज़ है। और अगर कुछ पैसे कम पड़ गए, आपने इमरजेंसी फंड से निकाल लिए, जब तक कि आपका जो इनफ्लो आउटफ्लो बैलेंस नहीं हो जाता है, आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं एक आम मिडिल क्लास आदमी के ऊपर। सैलरी की वाहिद इनकम सोर्स होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी बंद हो जाए तो क्यों कहा जाता है कि एक मिडिल क्लास जो होता है वो सिर्फ 1 स्टेप अवे होता है पॉवर्टी के। अब जो आपकी सैलरी आ रही थी वो बंद हो गई, अब आपके अखराजात पड़े हुए इतने सारे, अब पीछे जो बैकअप में आपके पास ये पैसे थोड़े बहुत जमा हो गए थे 3800 या महीने का कुछ कुछ करके जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे वही पड़े हुए, ठीक है। और आपके पास 1 महीने के बाद आपके पास कुछ पैसे नहीं है कि आप अपने आप को सस्टेन कर सके फाइनेंशियली, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल सिनेरियो कि आपकी जस्ट एक स्टेप पीछे हैं जस्ट पॉवर्टी से ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस तरीके का एक मनी फ्लो आइडियल बिल्ड कैसे करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में जो होता है ना, वो होता है रिकॉर्ड फाइनेंशियल लॉग्स, या आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। जब तक आप पैसे का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, ठीक है, आपके पास पैसे का रिकॉर्ड नहीं होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सही है। आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेजी की कहावत है बड़ी मज़े की, मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसकी मदद से, कि यू कैन नॉट इम्प्रूव एनीथिंग विच यू कांट मेजर, सही है। आप तब तक उस चीज़ को बेहतर कर ही नहीं सकते जिसको आप नाप नहीं सकते, सही है। अब जब तक आपके पास पैसे का रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हाउ कैन यू इम्प्रूव द फाइनेंशियल, ठीक है ना, योर फाइनेंशियल कंडीशन। अब फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स, पहला स्टेप तो आपने रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करना है। सेकंड, आपने सबसे पहले अपने आउटफ्लो को कंट्रोल करना है, कि यूं समझें जो पानी है या पैसा है जो आ रहा है और आपके लिक्विडिटी बैंक अकाउंट में या डैम में जमा हो रहा है, अगर वो दो ही तरीके हैं, या तो पैसे का फ्लो आने वाला डैम में पानी ज़्यादा आ जाए या पानी निकलना कम हो जाए, दो ही सूरतें जिसमें डैम भरेगा, सही है। अब पहला तो हम अचानक से एकदम से पैसा आना तो बढ़ा नहीं सकते, हम पैसा निकलते हुए कम कर सकते हैं। तो इनिशियली आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, आपने अपने आउटफ्लोज को कम करना है। उसमें सबसे पहले अपनी वांट्स को ख़त्म करना होता है। मिसाल जो आपकी ख्वाहिशात हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन लगी हुई है जी, आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने अमेजॉन प्राइम लिया हुआ है, कुछ भी लिया हुआ है, ऐसी चीज़ें जो कि आप उसके बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो सबसे पहले उसको बंद कर दें, ठीक है। अगर आप आउटिंग्स करते हैं ज़्यादा दोस्तों के साथ, उसको बंद कर दें, ठीक है। 1 साल 2 साल खुद को सही से ग्राइंड कर लेंगे ना, आपने एक बार बना लिया ना सब कुछ, ठीक है, आपने चीज़ें बिल्ड कर ली ना, एक सिस्टम बन गया, उसके बाद आप चिल है ज़िंदगी, आपकी नस्लें याद रखेंगी, ठीक है ना, आपको भी दुआएं देंगी, और हो सकता है अगर आपको थोड़ा भला हो जाए तो मुझे भी दुआ दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को बंद करना, सही। उसके बाद आप जाएंगे अपनी आउटिंग्स वगैरह पे, अगर आप एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया करते हैं, जहाँ पे मुझे हो सकता है रिकॉर्ड
वहाँ पे आपने आउटफ्लो को कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे 25 MB का या 20 MB का पैकेज यूज़ करते हैं उसको थोड़ा कम कर लें। अगर आप उसको बंद नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें कि जो ख्वाहिशात हैं उसको थोड़ा कम करते जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर महीने का आपका 2000 का मोबाइल का पैकेज आता है तो आप उसमें बचत वाला यूज़ कर लें, या फिर आप सिर्फ सोशल पैकेज लगा लें, व्हाट्सएप पे गुजारा कर लें। ऐसी ऐसी चीज़ें करें जो कि आपका पैसा आप तक होल्ड करके रखें। जब फॉर एग्जांपल आपने जी नेटफ्लिक्स बंद कर दिया, आपने आउटिंग्स वगैरह ख़त्म कर दी, इंटरनेट का छोटा कर दिया, पैकेज मोबाइल का कम कर दिया, अब जहां आपके पास महीने में सिर्फ 3800 रुपये बच रहे थे बैंक के अंदर, वहाँ पे हर महीने अब क्या होगा, अब 13,000 रुपये बचना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपने डैम में जो पानी बच रहा था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। अब हर महीने आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये बढ़ते जाएंगे 13,000 रुपये करके आपके बैंक में जमा होते जाएंगे। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत क्या है कि आपने जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसके बाद आउटफ्लो को कंट्रोल करने के बाद वो होता है आपने इमरजेंसी फंड को बनाना है, ठीक है ना, बिल्ड इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या है, आपको पहले भी थोड़ा स्टार्टिंग में वीडियो में समझा दिया है। इमरजेंसी फंड ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इन केस ऑफ इमरजेंसी लिक्विडिटी मौजूद हो, लिक्विड कैश पड़ा हो, कहीं भी ज़रूरत हो फ़ौरन आप पैसा यूज़ कर सकें। आपको इमरजेंसी पड़ गई है, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपको कहीं पे भी बेतहाशा चीज़ें जहाँ पे अचानक से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जो 13,000 रुपये आपके बच रहे थे, अब वो क्या होगा, वो आपके यहाँ से जाके, ठीक है, अब यहाँ से बैंक से निकला करेंगे और इमरजेंसी फंड में, इमरजेंसी फंड क्या होगा, आप एक दूसरा बैंक अकाउंट खुलवाएंगे जो कि सेविंग का अकाउंट होगा, और उसको आप सिर्फ बनाएंगे और भूल जाएंगे, उसमें सिर्फ पैसे डालते रहेंगे, ठीक है, अनटिल अनलेस जगह के बस 3 से 4 महीने का आपका जो आउटफ्लो है, जो पैसा आप खर्चा है, वो आपका 3 महीने का जमा हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2.5 लाख रुपये रखे, जब आपके पास 3 महीने का खर्चा जमा हो जाए, अब क्या है, अब सारी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। जब आपका इमरजेंसी फंड बिल्डअप हो गया, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास एक चीज़ आ गई, आपकी कल की जॉब भी चली जाती है, तो आप कोई मसला नहीं, आप कम से कम 3 महीने तक विदाउट जॉब सर्वाइव कर सकते हैं, सही है। सब उसके बाद स्टार्ट होता है द इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने खुलवाना शुरू करेंगे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के लिए। आप जाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स वगैरह खुलवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड शुरू करेंगे, आप स्टॉक्स शुरू करेंगे, या फर्क शुरू करेंगे, आप प्रॉपर्टीज लेना स्टार्ट करेंगे, या कुछ भी जो भी करना है वो इमरजेंसी फंड की बात करना है। सबसे जो सेकंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ कि आपको जाएँ और स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। अब जो 13,000 रुपये पहले यहाँ इमरजेंसी फंड में यूज़ हो रहे थे, आपने 1 साल 1.5 साल अच्छे से जमा कर लिया, इमरजेंसी फंड भी बिल्डअप हो गया आपका 1.5 साल के अंदर अंदर, और क्या हुआ कि आपके पास अब जो पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है, सरप्लस आ रहा है, वो आप जाएंगे स्टॉक्स में डालना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके जो खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आपका इनफ्लो सिर्फ 1 लाख रुपया था, हो सकता है अगर 2 साल तक जब आप ये साइकिल को घुमाते रहें, 2 साल के बाद आपके पास स्टॉक से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जहाँ आपके पास फॉर एग्जाम्पल 13,000 रुपये ये बच रहा था, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा दूं, जी मिसाल के तौर पे आपके पास जब इमरजेंसी फंड बिल्डअप हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपके पास ये इसी हिसाब से आपने कंजूसी करते रहे, मामला चलाते रहे, खुद को फाइनेंशियली कंट्रोल रखा, और अब अगले महीने 13,000 रुपये जब फंड बिल्डअप हो गया, उसके बाद 13,000 क्या हुआ, आपने गए स्टॉक्स में डाल दिया, ठीक है, उसके अगले महीने फिर दोबारा 13,000 रुपये बच गए आपके बैंक, आप गए स्टॉक्स में डाल दिया। अब क्या हुआ, अब आपके पास एक नई 2-3 महीने के बाद एक नई इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने जो स्टॉक्स लिए हैं, जब वो प्रॉफिट देना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास अगले महीने 3-4 महीने के 20 रुपये आना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपकी जो इनकम है वो 1,20,20 रुपये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइम आपके पैसा बचेगा वो कितना होगा, 13,020 रुपये, ठीक है। अब ये फिर बच गया, अब 13,020 रुपये दोबारा नए स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। अब अगली बार जो पैसे निकलेंगे फॉर एग्जाम्पल वो 20 नहीं, वो 21 रुपये होंगे। इस तरीके से आपका क्या हुआ, जब मल्टीपल साइकिल्स आप घुमा लेंगे तो आप देखेंगे तो आपके पास इनकम भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, एक सिस्टम भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब इनफ पैसे आपके पास हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो मनी साइकिल है वो सरप्लस में चलनी चाहिए, ठीक है ना। दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आपके पास पैसा बचे भी, फंड भी पड़ा हुआ हो, और जो पैसा बचे वो सरप्लस में रिसाइकिल होता रहे, और कंपाउंडिंग का जो है ना मज़ा इंजॉय करेंगे। और 5 साल तक अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ी ज़ुबान से बचाए, लेकिन आप 5 साल तक अगर एक अच्छे तरीके से ये चीज़ कर लेंगे तो होपफुली, ठीक है ना,
आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे और अगले इंशाल्लाह 10 से 11 साल के अंदर अंदर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपकी बाकी स्ट्रीम्स इतनी डेवलप हो चुकी होंगी, चाहे आप स्टूडेंट थे या चाहे आपने कहीं से भी जीरो से भी स्टार्ट किया, तो आपके पास एक सिस्टम बना हुआ होगा, आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, आप चीज़ें समझ सकते हैं, आप चीज़ें करते जाएंगे। जब आपके पास इनफ साइकिलिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद बेशक आप अपनी वांट्स के ऊपर जो आपने ख्वाहिशात आपने 10-12 साल तक अपनी मारी हैं, ठीक है, आपने जो खुद को रिस्ट्रेन करके रखा है, ठीक है, 10 साल तो बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 3-4 साल के बाद ही आपको रिवार्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप बेशक ये जो आपने खुद को बांधना शुरू किया था, आप नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन भी ले लें, चीज़ें भी ले लें, तो होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता जब आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की तरफ जाएंगे और फ्लो आपका प्लस पॉजिटिव में होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये साइकिल बढ़ती जाती, ग्रो करती जाती है और इंशाल्लाह इस तरीके से आप जो है वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक अच्छा स्टेप बढ़ा सकेंगे कदम, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट चीज़ जो आती है रिस्क टू रिवार्ड है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ट्रेडिंग में या फाइनेंस में कुछ भी आप करेंगे, आपको जो चीज़ समझने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रिस्क टू रिवार्ड का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसको समझना बड़ा सिंपल है, ठीक है, लेकिन लोग इसको अमूमन इग्नोर करते हैं, इस चीज़ को इतना नहीं सोचते ना। कभी भी आप किसी चीज़ को उठाते हैं तो आप हमेशा एक टारगेट को माइंड में रख के उठाते हैं, सही है। अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो आप सोचेंगे ना, हाँ यार मैंने ट्रैवल करना है इसलिए गाड़ी खरीद रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कराची में रहते हैं और गाड़ी आप जाके लंदन में खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे ना, क्योंकि वो आपका टारगेट अचीव नहीं करेगी। इसी तरह हर चीज़ जो भी आप दुनिया में करेंगे वो आप पहले उसके मुतालिक एक आइडिया बनाते हैं कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये फुलफिल कर दिए, ठीक है। फाइनेंस में लोग ये चीज़ नहीं कर रहे होते। समझें रिस्क टू रिवार्ड में क्या है, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी चीज़ का फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक उठाता हूँ जो कि 1 लाख रुपए का है, ठीक है। अब इसमें अगर वो मुझे 1 लाख के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट देगा तो क्या हुआ कि 1:1 का रिस्क टू रिवार्ड हो गया, यानी कि मैं 50% का प्रॉफिट लूँगा और 50% का ही लॉस खा रहा हूँ, सही है। इसी तरह अगर मैं 1 लाख रुपए की कोई चीज़ उठाता हूँ और मेरा टारगेट है कि ये मुझे लगता है 2 लाख पे जाएगी तो मैं बेचूंगा, यानी कि डबल हो जाएगी तो बेचूंगा, ठीक है। एक चीज़ है जो कि मैं 1 लाख रुपए की उठा रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि जब ये 3 गुना हो जाएगी या 3 लाख की चली जाएगी तो बेचूंगा, ठीक है, यानी 1:3 के ऊपर बेचूंगा। दुनिया में कोई भी चीज़ फाइनेंस में जब भी आप करेंगे ना, आप एक माइंडसेट बनाएंगे कि यार मैं जो चीज़ ये कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ का मेरा करने का मकसद ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक स्टॉक उठा रहा हूँ, मुझे पता है ये सेफ स्टॉक है, ये इतनी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं आती और इतनी ग्रोथ के सालाना दे देता है, ठीक है। यानी आप पहले सोचते हैं कि मुझे कितना रिस्क लेना है और कितना रिवार्ड मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले कोई भी चीज़ उठाने, खरीदने, हर चीज़ से पहले आप उस चीज़ का जो है वो इस तरीके से रिस्क टू रिवार्ड निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपकी सैलरी जो है 50,000 है, सही है, आप 50,000 की सैलरी है और आप जो है वो जाके किस्तें 40,000 की भर दें, ठीक है, मैं गाड़ी खरीदूंगा। सेंस ही नहीं बनता ना, इतना बड़ा रिस्क क्यों लोगे जब आपको पता है कि आप उसका ना पेट्रोल भर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो हर चीज़ जो है ना घूम फिर के आप रियलाइज़ करेंगे कि रिस्क टू रिवार्ड पे है, कितना मैं ज़्यादा अपनी चीज़ को रिस्क पे डाल रहा हूँ और कितना रिवार्ड मुझे रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरी है और आपने कोशिश ये करनी होती है कि कम से कम रिस्क लेके ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड लिया जाए, ठीक है। अब ये तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने समझा दिया। तब जरा इन्वेस्टमेंट्स की बात कीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं ना उसमें कुछ हाई रिस्क होती हैं, ठीक है, कुछ मीडियम रिस्क होती हैं और कुछ लो रिस्क होती हैं। फॉर एग्जांपल हाई रिस्क का मतलब ये होता है फाइनेंस की दुनिया में लिया जाता है कि जिसके अंदर खुदा न खास्ता जैसे स्टॉक मार्केट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर जा रही होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ साल ऐसे भी आएंगे जिसमें मार्केट डिप ले रही होती है, गिर रही होती है, ठीक है। तो मार्केट जब भी गिरती हैं तो ज़्यादा 30% तक, 10% तक, 15% तक नेगेटिव अमूमन जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जब रिवार्ड दे रही होती है तो वो भी यही होता है, वो 70% 80% तक सालाना समटाइम दे देती हैं, समटाइम 20% तक दे देती हैं, यानी कि उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दुनिया जो है कैटेगराइज करती है कि अगर कोई चीज़ जिसमें 30% तक गिरने का 100 रुपये लगाया था, उल्टा 30 रुपये का नुकसान हो गया, जब ऐसी कोई चीज़ होनी होती है वो आमतौर पर हाई रिस्क कहलाती है, यानी कि उसमें रिस्क ज़्यादा है, सही है। अब इसमें आमतौर पर जो आती हैं चीज़ें वो स्टॉक्स आते हैं, ठीक है ना, इक्विटी की चीज़ें आती हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि रिलेटिवली सेफ कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। सेफ का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर नुकसान हो भी जाएगा तो 5 से 10% से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, उसमें जो है वो प्राइसेस वहीं रुक गई या प्राइसेस कुछ गिर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। आपने कुछ स्टॉक्स थे, फॉर एग्जांपल अच्छे स्टॉक्स थे, लेकिन मार्केट के अंदर बुरी न्यूज़ आ गई तो 5-10% नेगेटिव में चले गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मीडियम रिस्क होती हैं जिसमें आपके पास जो नुकसान हो तो 5 से 10% से ज़्यादा का ना हो, ठीक है।
इसी तरह कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो बिल्कुल लो रिस्क होती हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा लोग गोल्ड को कंसिडर करते हैं, ठीक है, गोल्ड और प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। अब इसमें आमतौर पे अगर फ्लक्चुएशन आती है तो क्या होता है कि फ्लक्चुएशन 1 से 5% ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने डिफेंस में कर लिया है तो कितना ही नीचे चला जाएगा यार, कोई ना कोई हमेशा बायर बैठा हुआ होगा, ठीक है। इसी के मुकाबले आपने जाके सुरजानी टाउन में कर लिया है तो उसमें इतने बायर्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। द पॉइंट इज़ हर इन्वेस्टमेंट आप कैटेगराइज करते हो कि ये हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है और लो रिस्क है, सही है। आप हर चीज़ को कैटेगराइज करते हो कि मैं किस चीज़ को उठाने के लिए या किस चीज़ में पैसे डाल रहा हूँ, उसमें मुझे कितना रिस्क मौजूद है, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। और ये अमूमन जो होती है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इनको बैक कर रही होती है लाइफ इंश्योरेंस। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको चल के आस्ते आस्ते समझाता जाऊँगा आगे, ठीक है। और आप लोगों का गोल क्या होता है कि आप हाई रिस्क से पैसा कमाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टॉक्स पे पैसा लगाया हुआ था, आपने 4 लाख या 5 लाख के स्टॉक लिए हुए थे, आपसे वो सालाना जो है 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया। अब वो 1 लाख रुपये अगर आप हाई में ही छोड़ोगे, हो सकता है अगले साल वो जो है नेगेटिव में चला जाए। तो आप क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता जो पैसा आप हाई से कमाते हो वो मीडियम में शिफ्ट करते जाते हो, फिर मीडियम से लो में चले जाते हो, अल्टीमेटली वो पैसा लो की तरफ जाता जाता है, ठीक है ना। ये आमतौर पर पैसे का या मनी का या इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो होता है कि हाई रिस्क से पैसा कमा के मीडियम में डलेगा, मीडियम से कमेगा, लो में जाएगा, इस तरह से ये नीचे फ्लो करता जाएगा, ताकि जो पैसा आपने कमाया है उसको पिंजरे में कैद कर लो, ऐसा ना हो जो कमाया हो वैसे ही वापस भी चला जाए, समझ गए। अब हर बंदे के लिए ना, हर एज वाले पर्सन के लिए रिस्क सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको मैं चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कहना क्या चाहता हूँ मैं, यूँ समझें कि देखें हर इंसान के लिए रिस्क डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं मतलब हैं भी सारे यंग लोग जिनके अभी भी ग्रेजुएट हुए हैं या फिर अभी कमाना स्टार्ट किया ना। उसकी एज अगर बताऊँ 15 से 30 साल तक जी अभी स्टूडेंट हैं, इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की है या अभी भी जॉब्स लगी हैं स्टार्ट किया, तो अभी वो फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं। ऐसा बंदा ना रिस्क ले सकता है, ठीक है। और मैं एक हमेशा से बात कहता हूँ कि एबिलिटी टू टेक अ रिस्क आजकल के दौर में ना दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर में और गरीब में ना फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसके पास एक रिस्क एपिटाइट होती है, यानी कि वो रिस्क लेके उसको अगर रिस्क खुदा ना खास्ता बुरा हो भी गया तो वो बर्दाश्त कर जाता है, गरीब नहीं कर पाता, सही है। अगर आपके अंदर रिस्क की सलाहियत मौजूद है, आप समझे दुनिया के सबसे बड़े लकी इंसान हैं आजकल के दौर में, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल अभी अभी कमाना स्टार्ट किया था, ठीक है, आपके पास जो पैसे बचते हैं, मनी फ्लो आपने समझ लिया होगा, जो आपके पास पैसे बैंक में आ रहे हैं थोड़े बचना स्टार्ट हो गया, इमरजेंसी फंड बिल्डअप हो गया, अब आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यंग बंदे हैं, आपने घर में नहीं पैसे नहीं देने, अब्बू स्टेबल हैं, सब कुछ घर के मामला चल रहे हैं, ठीक है ना, आपके पास जो पैसा बच रहा है, अब यू वांट टू इन्वेस्ट इट, अब आप उसमें रिस्की चीज़ ले सकते हैं, ठीक है ना। आप मिसाल के तौर पे अगर आपके महीने के 15,000 रुपये बच रहे हैं या 20,000 रुपये बच रहे हैं महीने के, तो आप उसका फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन ले लेते हैं, ठीक है। अब बिटकॉइन के रिटर्न्स आप देखें तो वो समटाइम्स ऐसे होंगे कि हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, 200% 300% मिसाल का दे रहा होगा, ठीक है। और समटाइम ऐसा होगा वो 100% या 200% का लॉस भी चला रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 60,000 का लिया था, 1,20,000 पे चला गया, सही है, आपको 100% का प्रॉफिट हो गया। ऐसा भी होगा बहुत सी बार कि आपने 1,20 का उठाया, वो 90 पे 40 पे चला गया। तो बिटकॉइन इज़ हाईली फ्लक्चुएबल ना, उसमें रिस्क ज़्यादा है, सही है। अब ये यंग बंदा ले सकता है, क्यों? उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं है, ठीक है, उसके बच्चे नहीं रो रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे उसको इतने मसले मसाइल नहीं है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मिसाल देता हूँ आपको, आपके वालिद साहब हैं, ठीक है, वो अपनी 60s में घूम रहे हैं, अपनी ज़िंदगी वो ज़्यादा प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजार चुके हैं, ठीक है। अब जो उनके पास ज़िंदगी के साल बचे हैं, दे आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, तो जिन्होंने ज़िंदगी में कमाया है या तो बच्चे पे लगाया हुआ है या जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। अब वो जाके बिटकॉइन ले लेते हैं, कल को बिटकॉइन आधी प्राइस पे आ जाता है, क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? नो, दे कैन नॉट, सही है। तो इसी तरीके से हर शख्स की रिस्क एपिटाइट डिफरेंट होती है, और जब इंसान यंग होता है तो वो हाई रिस्क ले सकता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी एक्सट्रीमली रिस्की चीज़ में पैसे डाले, सही है, मिसाल के तौर पे आपने जी सोलाना का टोकन ले लिया, जैसे कि पिछले दिन मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, 2 साल पहले सोलाना तकरीबन $20-30 पे चल रहा था, आज 200 के करीब चल रहा है, सही है, यानी कि कितना हो गया, तकरीबन 1,000 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ, 1000% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये आपके वालिद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज
उनकी रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, उन्होंने अब उनके गोल्स डिफरेंट हो गए हैं, समझ रहे हैं, रिस्क टू रिवार्ड। अब उनके लिए ये रिवार्ड मायने नहीं रखता क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा लेंगे अपनी ज़िंदगी पे, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इंसान यंग होता है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो ज़्यादातर हाई की तरफ चली जाएंगी या मीडियम रिस्क में चली जाएंगी, या फिर ऐसा होगा लो रिस्क पे चली जाएंगी। अब कहानी क्या है कि जो इनकी एलोकेशन होगी वो इस तरीके से होगी, ज़्यादा पैसा आपका हाई रिस्क में पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल हाई मतलब ऐसे स्टॉक्स जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हों, जो उसमें रिस्क तो हो लेकिन ग्रोथ भी ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका छक्का लग गया तो आपकी बुढ़ापे की ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, अगर नुकसान नहीं भी हुआ तो आपकी ज़िंदगी को खास फर्क पड़ेगा नहीं, सही है। इसी तरह कुछ जो मीडियम एलोकेशन होगी आपकी मीडियम रिस्क वाली वो थोड़ी कम होगी, और लो पे तो फिलहाल आपने फिजिकल गोल्ड लेके रखने का आपको तो बनता ही नहीं है ना, आप बिल्कुल यंग बंदे हो, आपका काम है ग्रोथ ओरिएंटेशन, ठीक है। इसी तरह जब आपकी उम्र चली जाएगी, आपकी शादी हो चुकी है, तब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या होगा, आप हाई रिस्क की एपिटाइट जो पहले थी वो आपकी कम हो गई, अब आपका ज़्यादा एलोकेशन मीडियम रिस्क में होगी और आप आहिस्ता आहिस्ता पैसा लो में मूव करते जाएंगे, हाई से निकल के, समझ गए। इसी तरह जब आप 50 साल के हो गए, आप रिटायरमेंट के करीब में, अब आपको ग्रोथ से कोई वास्ता नहीं है, अब जो आपने पैसा कमाया है बस वही चाहते हैं कि आप सिक्योर रहे ताकि मेरे बुढ़ापा सुकून से गुजर जाए। इसी तरह जो एलोकेशन होगी आपकी पूरी मतलब पैसे की वो लो में चली जाएगी, प्रॉपर्टीज़ में चली जाएगी, दुकानों में चली जाएगी, गोल्ड में चली जाएगी, इस तरह मूव हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक बेसिक समझा दिया आपको मैंने, ठीक है कि रिस्क टू रिवार्ड बाय द एज इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट होती है। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बाकी आप चीज़ को रिफाइन करें, खुद समझें, चीज़ें देखें और फिर मुझे बताएं अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, कुछ भी होती है, डू लेट मी नो, आई विल गाइड यू विद दिस। तो वीडियो के लास्ट स्टेप के ऊपर हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नहीं आपने पोर्टफोलियो की जो एसेट एलोकेशन है वो कैसे करनी होती है। अब ये जो आपके सामने एक पाई चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, इस चार्ट को पाई चार्ट कहते हैं जो गोल वाले होते हैं, इसमें आपके सामने मेरी अपनी पर्सनल रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से जो मेरी एज है उस हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड है। अब इसमें आप देखेंगे एक अलग सी चीज़ नज़र आ रही होगी, इंश्योरेंस, जो कि पहले मैंने कभी जिक्र नहीं किया, ठीक है। सो चलते हैं, सबसे पहले हम ज़रा इन रिस्क टू रिवार्ड की मामलात के बाद अब ये सारी चीज़ें जो है कैपिटल लोकेशन कैसे करनी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा 10 लाख के हिसाब से। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो मेरी जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से हुई भी है कि 50,000 मैंने पैसे रखे हुए हैं, दैट इज़ प्ले मनी, ठीक है। यानी कि ये कहीं पे भी कैटेगराइज नहीं है, कहीं पे भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैंने ये कैटेगरी खुद से बनाई है। क्यों? क्योंकि आजकल के दौर में ना, मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया एक पॉन्जी स्कीम पे चल रही है, ठीक है। और जब पॉन्जी स्कीम्स चल रही हैं तो वाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट, सही है ना। तो अब मैं बहुत सी बार क्या होता है कि अभी ये जो मेरा प्ले मनी होता है ना, इसमें मैं 100% लॉस माइंड में मेरे हो चुका होता है कि 50,000 रुपये मेरे ऐसे पड़े हुए हैं जो मैं सिर्फ रिस्की चीज़ों में डालूंगा, ठीक है। जैसे कि समटाइम्स पॉन्जी स्कीम में डाल देता हूँ, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, लेकिन ये क्या कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ या मेरे पैसे लॉस होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर लॉटरी लग गई तो इसमें इतना पैसा कमा के दे देती है लॉटरी कि जितना आपको शायद पूरा पोर्टफोलियो ना कमाए, सही है। तो इस वजह से मैंने ये अलग से रखा हुआ है, ठीक है। फिर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जिसमें मैं 10 से 30% तक का लॉस एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे प्रॉफिट भी फिर वैसा ही मिलना चाहिए। इसमें मैं हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें मैं एग्रेसिवली ग्रोथ देख रहा होता हूँ, उनमें मैं डालता हूँ। इसमें मेरे जैसे कि 10 लाख हैं तो उसमें मेरे 4 लाख रुपये यहाँ पड़े हुए होंगे, सही है। फिर 4 लाख रुपए मेरे मीडियम इन्वेस्टमेंट्स में होंगे। मीडियम में मैं क्या क्या काउंट करता हूँ, मीडियम में मैं काउंट करता हूँ स्टेबल स्टॉक्स को, ठीक है। क्योंकि स्टेबल स्टॉक अब जैसे एग्जांपल है DCR, ठीक है, ये टेक्निकली अपनी प्रॉपर्टी ही बाई की हुई है लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स, सही है। इसी तरह जो स्टेबल स्टॉक्स हैं जिनको अमूमन हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं, एंग्रो का स्टॉक हो गया, ठीक है, POL का स्टॉक हो गया, ठीक है, PABC हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कंसिडर की जाते हैं रिटायरमेंट स्टॉक्स ना। अभी आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो क्या होते हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो क्या कहा जाता है कि बहुत बड़ी हो चुकी हैं, अब ये फेल नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब उनके स्टॉक्स लेके रखते रहते हैं और उनसे जो प्रॉफिट्स आते रहते हैं, अब अपनी बुढ़ापा सिक्योर कर रहे होते हैं उससे, ठीक है ना। फिर कुछ पैसे जो हैं मेरे, जैसे कि इन केस ऑफ दिस फ़िलहाल जो मेरी एज है उस हिसाब से मेरे लो रिस्क में पड़े हुए हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड हो गया, रियल स्टेट के अंदर हो गया, या फिर इस तरीके से अलग से रखे हुए। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप रियल स्टेट नहीं ले सकते, बट डजंट मीन आप फिजिकल गोल्ड तो लेके रख सकते हैं ना, ठीक है। अब जैसे कि इस साल के अंदर, अब क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो के अंदर सब कुछ मौजूद था, तो मेरे जितने ये हाई रिस्क और मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स थी जिनमें मैंने इतना रिस्क लिया हुआ था, उससे ज़्यादा गोल्ड ने ग्रो करके दे दी, कोई मसला नहीं। अगर गोल्ड ने भी ग्रो किया तो है तो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है अंदर ही ना, मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल ग्रो कर गया, सही है। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं कि आपने डिफरेंट हिस्सों में पैसों को फैलाना होता है, कभी भी एक बास्केट में नहीं रखते, ठीक है। क्योंकि इस बार स्टॉक्स ने इतना हालांकि अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक मार्केट ने, लेकिन गोल्ड फिर भी
आउटवे कर दिया मार्केट्स को ना, सही है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन हुआ तो कोई मसला नहीं, मैंने गोल्ड को भी कैप्चर किया, ठीक है, स्टॉक्स भी कैप्चर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग से एक चीज़ लिखी हुई है, दैट इज़ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे इंश्योरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये छोटा सा ना ब्लू आपको 5% इंश्योरेंस का हिस्सा नज़र आ रहा है। अब वाई इज़ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है जो कि शायद आपको कहीं और समझने ना आए और आपको सिखाए। देखो फॉरेक्स है, उसमें तो वैसे ही 100% का चांस है कि पता ही नहीं चलेगा, यूँ कॉमेंट्स अकाउंट उठ सकता है। क्रिप्टो है, आपके सामने 19 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है 2 दिन पहले दुनिया में, ठीक है ना। ऐसे ही गिरता है जब ग्राफ करता है। कौन सी स्कीम्स हैं, भाग सकती हैं, डजन मीन, ठीक है ना, यानी कि रिस्क मौजूद है, 100% का लॉस हो सकता है। स्टॉक्स है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल जिस कंपनी में डाला वो कंपनी भाग गई, उसका दिवालिया निकल गया या कुछ हो गया, जैसे हैस्कोल है, वो कंपनी बैंकरप्ट होगी, लॉस तो है ना, रिस्क तो मौजूद है ना। कि रिस्क तो हमेशा से ही मौजूद है, ऐसा तो नहीं कि रिस्क फ्री है चीज़, ठीक है। फिर DCR है, ठीक है, यहाँ स्टेबल स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर भी बुराई तो आ सकती है, जैसे एंग्रो है, उनके जो चेयरमैन थे वो मर गए, ठीक है। इसी तरह DCR है, कल को केस हो सकता है कि जी जो जगह है वो कब्जे की ज़मीन है। देर आर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ना, कहीं भी 0% रिस्क तो कहीं भी मौजूद नहीं है। फिजिकल गोल्ड आपने लेके रखा हुआ, चोरी हो गया, देर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो कि मौजूद हैं, ठीक है ना। द पॉइंट इज़, चाहे बिल्कुल लो रिस्क ही हो लेकिन रिस्क मौजूद होता है, ठीक है ना। इंश्योरेंस द ओनली थिंग जो कि आपको बुढ़ापे का एक मेंटल पीस प्रोवाइड करती है। इससे मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, इंश्योरेंस से मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा -2 से 5% का भी अगर मुझे निकाल के दे देना, मतलब बुढ़ापे के अंदर 20-40 साल के बाद, जब मुझे पता है कि मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होगी, लेकिन मेरे पास एक ऐसी अमाउंट है जो कि सब कुछ मेरा लुट भी जाए तब भी मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छी एक मेंटल सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जो बिल्डिंग है ना, इसकी बेस ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस लोग प्राइवेट जाके ले लेते हैं, नेवर, ठीक है। ऑलवेज गो फॉर स्टेट लाइफ, ठीक है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा बीच में घपले होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को माइंड हो बता दीजिएगा, मैं आपको एजेंट से कॉन्टैक्ट करवा दूंगा जिससे मैंने ली हुई है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस आपको वो एज प्रोवाइड करती है। ये जो आपको मैंने दिखाया ना, ये पोर्टफोलियो मेरी अपनी एसेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, सही है ना। अब आपका अपना हो सकता है डिफरेंट हो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिए, आपको मैंने थॉट प्रोसेस समझा दिए, एंड होपफुली यू विल बी एबल टू मेक बेटर देन दिस वन, ठीक है ना। और आपको कुछ सवाल वगैरह हों तो डू आस्क मी, ठीक है, कमेंट्स में बात करेंगे, डिस्कशन प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ। अगर कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझता है तो डू इम्प्रूव मी अलॉन्ग विद यू एज वेल, ठीक है ना। मुझे भी थोड़ा सा हेल्दी आर्गूमेंट के लिए हमेशा मैं फेवर में होता हूँ, ठीक है। तो होपफुली आप वीडियो अगर इस हिस्से पे आ गए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी। आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे या जो आपके जहन में शायद चीज़ें आ रहे होंगे, सवालात वगैरह आ रहे होंगे, आई नो बहुत सारे आ रहे होंगे, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो ज़्यादातर हाइपोथेटिकल आपको मैंने समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। उसमें बहुत में हो सकता है नंबर्स में आपको कन्फ्यूजन हो रही हो सकता है आप लोगों को चीज़ों को मजीद क्लैरिफिकेशन की नीड हो, डजंट मीन, ठीक है। कमेंट्स कीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ आप डिस्कशन होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक इट, ठीक है ना। अब ये वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक खस की हैं, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साथ जर्नी है, क्योंकि इसमें जो इंप्रूवमेंट्स होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स मेरे चेंज होते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में मेरे साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हर हफ्ते जो है हम इस वीकेंड मीटअप्स का हमने सिस्टम स्टार्ट किया है कि हर हफ्ते बैठ के हम एक फाइनेंस में कोई अच्छी चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, ताकि आप और मैं दोनों साथ में मिलके एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकें और ख़ुद को ग्रो कर सकें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो और व्हाट्सएप का एक छोटा चैनल होगा वो भी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड दैट्स ऑल, दिस इज साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।